दोस्तों 13 अगस्त बुधवार की सुबह सुबह के वक्त लोहारू कस्बे की सिंघानी गांव में एक किसान जाते हैं अपने खेत में काम करने के लिए। तभी उनकी नज़र पड़ जाती है नहर के किनारे। वहां पर वो देखते हैं कि किसी की लाश पड़ी हुई है। अब यह देखकर वो एकदम से घबरा जाते हैं। वो हिम्मत जुटाकर पहले सामने जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि वो लाश किसी लड़की की है, लेकिन चेहरा पहचान में नहीं आता है क्योंकि लड़की का चेहरा बुरी तरह से कुचलकर जला दिया गया था। अब जो किसान होते हैं उसी वक्त नजदीकी थाने में सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। जब डेड बॉडी की हालत देखती है, पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ठीक उससे 2 दिन पहले एक व्यक्ति नजदीकी थाने में ही गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी अपनी बेटी की। अब जो पुलिस होती है उसी व्यक्ति को फोन करके उस घटना स्थल पर बुलाते हैं। अब जो लड़की के पिता होते हैं घटना स्थल पर पहुंचकर जब डेड बॉडी देखते हैं तो वहीं पर फूट फूट कर रोने लगते हैं। दरअसल जो लड़की के पिता होते हैं लड़की की कपड़ों से वो पहचान कर लेते हैं और कहते हैं कि सर, ये मेरी ही बेटी मनीषा है जिसकी उम्र 19 साल की थी, 11 तारीख को गायब हो गई थी। और वहीं पर वो फूट फूट कर रोने लगते हैं। दोस्तों, आखिर एक लड़की की इस तरह से बुरी हत्या कौन कर सकता है? आखिर क्या है मनीषा की पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है हरियाणा के भिवानी के ढानी लक्ष्मण गांव की। दरअसल ढानी लक्ष्मण गांव में ही एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम होता है संजय। संजय की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है मनीषा। मनीषा की उम्र महज 19 साल की होती है और मनीषा अपने ही गांव के एक प्ले स्कूल में पढ़ाया करती थी। वहां पर वो टीचर का काम किया करती थी और उस स्कूल को ज्वाइन किए हुए लगभग उसको 1 महीने ही हुए थे। मनीषा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, बहुत ही होनहार लड़की थी और उसका सपना था आगे कुछ बड़ा करने का और अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देने का। मनीषा की जिंदगी में सब चीज अच्छा चल रहा होता है। अब बात है 11 अगस्त साल 2025 की। मनीषा सुबह सुबह के वक्त अपने ड्यूटी के लिए स्कूल चली जाती है। स्कूल की वो ड्यूटी पूरी करती है। उसके बाद वो दोपहर के वक्त सिंघानी के आइडियल स्कूल और कॉलेज में जाती है। बीएससी में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म फिल करना था, इसीलिए वो स्कूल में जाती है। वहाँ जाने के बाद अपना कामकाज करती है। अब इसी तरह से धीरे धीरे शाम का वक्त हो जाता है। शाम के करीब 6 बजे मनीषा अपने पिता संजय को फोन करती है, लेकिन फोन उठाने से पहले ही कट हो जाता है। अब जो मनीषा के पिता होते हैं फिर से मनीषा को कॉल बैक करते हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉल बैक करते हैं मनीषा का जो फोन होता है स्विच ऑफ बताता है। अब जो मनीषा के पिता होते हैं वो घबरा जाते हैं। उनके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। उनका मन विचलित हो जाता है। उनको अब मन ही मन ऐसा लगने लगता है कि कहीं उनकी बेटी किसी परेशानी में तो नहीं है। अब जो मनीषा के पिता होते हैं वो लोहारू से बस पकड़कर सिंघानी चले जाते हैं, क्योंकि उस दिन लगभग 11 बजे के करीब मनीषा अपने पिता को फोन की थी और पहले ही अपने पिता को बता चुकी थी कि वो सिंघानी जाएगी कॉलेज में एडमिशन के लिए, उसको कुछ काम करना है। अब इस बात से जो मनीषा के पिता होते हैं उनका पूरा डाउट चला जाता है कि बेटी तो सिंघानी ही गई थी कॉलेज में, जरूर वहीं पर उसके साथ कुछ हुआ होगा। अब मनीषा के पिता कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन कॉलेज में शाम का वक्त हो चुका था, उनको एंट्री नहीं मिली थी। अब उसी वक्त मनीषा के पिता 112 में फोन करते हैं। जैसे ही 112 में फोन करते हैं उसके थोड़ी ही देर के बाद वहां पर पुलिसकर्मी पहुंच जाती है। अब वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है। कॉलेज के अंदर जाते हैं पुलिस की टीम मनीषा के पापा के साथ। अब वहां पर जो स्टाफ होते हैं उनसे बातचीत करते हैं और पूछा जाता है कि यहाँ पर मनीषा नाम की कोई लड़की आई थी। अब जो कॉलेज के स्टाफ होते हैं वो लोग साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर कोई लड़की नहीं आई थी, फिलहाल कॉलेज बंद हो गया है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। अब जो पुलिस की टीम होती है वो लोग कहते हैं कि हमें CCTV फुटेज देखना है, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं। अब उसके
बाद जो पुलिस की टीम होती है, मनीषा के मामा के अनुसार पुलिस की टीम कॉलेज वालों से हाथ मिला लेते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। और जो पुलिस की टीम होती है वही कहती है मनीषा के पापा से कि आप जाइए और नज़दीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाइए गुमशुदगी की। उसके बाद जो मनीषा के पापा होते हैं वो सिंघानी से सीधे लोहारू चले जाते हैं, लोहारू के नज़दीकी थाने में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करने को कहते हैं। लेकिन जो पुलिस की टीम होती है रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है। वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ की पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं करती है, जिससे परेशान होकर जो मनीषा के पापा होते हैं वो घर चले आते हैं। परिजनों में अब इस बात को लेकर सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिर मनीषा कहाँ चली गई, उसके साथ क्या हो गया। धीरे धीरे करके यह बात पूरे इलाके में, उसके पूरे परिजन में फैल जाती है। धीरे धीरे करके जितने भी इलाके के पंचायत मेंबर होते हैं सभी तक यह बात पहुंच जाती है। अब उसके अगले दिन जो मनीषा के परिवार वाले होते हैं, परिजन होते हैं, कुछ बड़े नेता के साथ फिर से थाने पहुंचती है। थाने पहुंचने के बाद वो लोग फिर से पुलिस से रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहते हैं, लेकिन पुलिस फिर मना कर देती है। वो लोग 2-3 फोन घुमाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी जितने भी पंचायत मेंबर होते हैं सभी से बात करवाते हैं, तब जाकर वहां पर एफआईआर दर्ज तो हो जाता है। लेकिन उसके बाद पुलिस कहती है कि हो सकता है कि आपकी बेटी कहीं पिकनिक मनाने गई हो, कल सुबह तक घर आ जाएगी, या तो ये भी हो सकता है कि वो अपने प्रेमी के साथ शादी कर चुकी हो, शादी करने के बाद अपने घर वापस लौट आएगी। अब इस बात को सुनने के बाद मनीषा के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मनीषा के मामा कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी भांजी बहुत शरीफ है, पढ़ाई में बहुत तेज है और अपने माँ बाप के बारे में वो बहुत सोचती है, वो लड़की कभी ऐसा नहीं कर सकती। दोस्तों ये मामला 11 अगस्त का होता है, लेकिन एफआईआर 12 अगस्त की शाम को दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद एएसआई शकुंतला आइडियल स्कूल जाती है वहां पर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए, लेकिन वहां पर जो स्टाफ होते हैं वो साफ मना कर देते हैं। पहले तो कहते हैं कि इस तरह से हम सीसीटीवी फुटेज चेक करने नहीं देंगे, तरह तरह के वो बातें बनाने लगते हैं। जब एएसआई बहुत मनाती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है, तब जाकर वो कहते हैं कि ठीक है, अभी तो प्रिंसिपल साहब नहीं है, वो 13 तारीख को 11 बजे के करीब आ जाएंगे कॉलेज, उसके बाद आप आइए और सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं। अब जो एएसआई होती है वो वहां से लौट जाती है। दोस्तों अब इसी तरह से धीरे धीरे 12 तारीख का भी दिन गुजर जाता है। अब 13 तारीख की सुबह सुबह के वक्त लोहारू कस्बे के सिंघानी गांव में एक किसान जाते हैं अपने खेतों में काम करने के लिए। तभी उनकी नज़र पड़ जाती है नहर किनारे, वहां पर एक लाश पड़ी हुई होती है। अब वो धीरे धीरे करके किसी तरह हिम्मत जुटाकर लाश के करीब जाकर जब देखते हैं तो वहां पर किसी लड़की की लाश पड़ी हुई होती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि डेड बॉडी का जो चेहरा होता है बुरी तरह से कुचला होता है और जला दिया गया था। अब वो घबराकर उसी वक्त नज़दीकी थाने में सूचना देते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। डेड बॉडी को देखने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब जो पुलिस की टीम होती है वो भी हैरान रह जाती है। यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है, पूरे गांव के लोग आकर वहां पर भीड़ लगा देते हैं, लेकिन उसमें से एक भी इंसान लाश की पहचान नहीं कर पाते हैं। अब जो पुलिस की टीम होती है मनीषा के पिता को इन्फॉर्म करते हैं और घटना स्थल पर उनको बुलाते हैं, क्योंकि 12 तारीख को मनीषा की भी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और मनीषा का कोई पता नहीं चला था। अब जैसे ही मनीषा के पिता को सूचना मिलती है उसके पूरे परिजन घटना स्थल पर पहुंचते हैं और डेड बॉडी देखने के बाद वो लोग पहचान कर लेते हैं। वहीं पर फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि सर ये मेरी ही बेटी मनीषा की डेड बॉडी है। उन लोगों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि जो मनीषा की डेड बॉडी की हालत होती है वो बहुत ही बुरी होती है। जब लाश की पहचान मनीषा के रूप में हो जाती है उसके बाद पुलिस की टीम डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए बंसीलाल नागरिक अस्पताल में भेज दिया जाता है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें साफ लिखा होता है कि बेहद ही बुरी तरीके से उसकी हत्या की गई थी। दोनों आंखें उसके गायब थे, धारदार हथियार से उसका गला रेता गया था, भोजन और श्वास नली भी गायब थी। इसके अलावा उसके शरीर के अन्य कई अंग भी गायब थे, जिससे पता लगता है कि यह बेहद योजनाबद्ध तरीके से हत्या की गई है।
पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस की टीम डेड बॉडी को परिजनों को सौंप देते हैं, लेकिन जो परिजन होते हैं लेने से साफ इनकार कर देते हैं। परिजनों का मांग है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा हम डेड बॉडी नहीं लेंगे और इसका अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। अब पुलिस वालों पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया है इस बात को लेकर। हत्या के 5 दिन बीत चुके हैं, मनीषा का अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ है और न ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने के कारण आंदोलन की आग भिवानी से लेकर दादरी और हिसार तक फैल चुकी है और मनीषा के परिजनों की मांग है कि उन पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए जिन्होंने एफआईआर के दौरान उनके परिवार के साथ गलत व्यवहार किया था। अब मनीषा के परिवार वालों के मांग के तहत ही भिवानी के एसपी समेत 10 पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई हो चुकी है और उन 10 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन लोगों का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है और लोग सड़कों पर डटे हुए हैं। मनीषा के साथ दुष्कर्म हुआ है या नहीं, इस पर भी शक है, जिसकी वजह से मनीषा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम किया गया है और दोबारा जो पोस्टमार्टम हुआ है उसके रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल पुलिस इस मामले में आगे की भी जांच कर रही है। दोस्तों, इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस पूरी घटना को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सके। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।